गुड मॉर्निंग। आज सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस विषय पर मेरा व्याख्यान है वो है तथ्यों के प्रकार। हम ये जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाएं होती रहती हैं, एक पल में कितनी घटनाएं घटित होती हैं। अगर हम इस कमरे में भी देखें जहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा पढ़ाना ये भी एक घटना है, आपका पढ़ना ये भी एक घटना है, और आपके द्वारा एक दूसरे से बातें करना वो भी घटना है। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सभी प्रकार की सामाजिक घटनाएं आती हैं, चाहे वो घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी हैं और या समाज के लिए समस्यामूलक हैं। क्योंकि कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी हो सकती हैं, कुछ घटनाएं समाज के लिए समस्या के रूप में उत्पन्न हो सकती हैं। सामाजिक अनुसंधान में सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इन घटनाओं के अध्ययन में तथ्यों का विशेष महत्व होता है। तथ्य क्या होते हैं पहले तो हम याद करेंगे, क्योंकि ये नया शब्द है आपके लिए। तथ्य को इंग्लिश में डाटा कहते हैं और तथ्य को सरल हिंदी में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि तथ्य सूचनाएं होती हैं, तथ्य जानकारियां होती हैं काय के बारे में, जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं। जिस घटना का अध्ययन किया जाता है उस घटना के बारे में जो भी हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जो भी हम जानकारियां प्राप्त करते हैं, उन सभी सूचनाओं को, उन सभी जानकारियों को, उस घटना से संबंधित ज्ञान को हम तथ्य कहते हैं, है ना। तो बिना तथ्यों के हम किसी भी घटना का अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझे किसी घटना का अध्ययन करना है, मुझे अगर ये पता लगाना है कि जो विवाहित बच्चियां हैं या महिलाएं हैं तो उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होता है। क्योंकि जब एक बच्ची पढ़ती है, जब वो अपने पिता के घर होती है तो उसकी स्थितियां अलग होती हैं पढ़ाई से संबंधित, और जब वही बच्ची अपने ससुराल पहुंच जाती है तो उसी बच्ची की जो पढ़ाई के संबंधित जो स्थितियां हैं वो थोड़ी भिन्न हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं एकदम। दोनों बहुत बड़ा अंतर है। अगर मुझे इस बात का अध्ययन करना है कि क्या क्या अंतर आते हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से मुझे उन विवाहित बच्चियों का अध्ययन करना पड़ेगा, महिलाओं का अध्ययन करना पड़ेगा जो अपने पति के घर पर रह करके अध्ययन करती हैं, और उनसे फिर मुझे बारीकी से पूछना पड़ेगा कि वहाँ आप किस प्रकार पढ़ती हैं, किस प्रकार का आपको सहयोग प्राप्त होता है या किस प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है ना, और कितने घंटे पढ़ती हैं वहाँ पर। ये सारी बातें मुझे पूछनी पड़ेंगी। तो ये क्या हुआ, ये जानकारियाँ। तो उन जानकारियों को ही ये मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि घटना के बारे में जो भी जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, तो उन सूचनाओं को, उन जानकारियों को ही हम तथ्य कहते हैं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन के संबंध में जो सामग्री है वो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। सामग्री के रूप में बात करेंगे तो प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति घटना का अध्ययन कर रहा है। प्राथमिक तथ्य वे जानकारियां हैं, वे सूचनाएं हैं घटना के बारे में, जिनको एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अध्ययन के लिए लोगों से प्राप्त करता है। अर्थात वो जानकारियां, वो सूचनाएं जो किसी को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जो पूरी तरह नवीन हैं, जो पूरी तरह मौलिक हैं, जो कहीं भी पहले से प्रकाशित नहीं है, जिनका पहले कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया, जिनको पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, जिन सूचनाओं को पहली बार प्राप्त किया जा रहा है, तो उन सूचनाओं को, उन जानकारियों को हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। ये जानकारियां पूरी तरह नवीन होती हैं,
मौलिक होती हैं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है सूचनादाताओं से, और ये जानकारियां ना तो पहले से कहीं प्रकाशित हैं, ना इनको किसी भी अन्य अनुसंधानकर्ता ने किसी अन्य अनुसंधान के लिए इनका प्रयोग किया है। तो ये हमारी प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक अनुसंधान की सफलता प्राथमिक तथ्यों पर ही निर्भर करती है। ये सच है कि सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीय तथ्यों दोनों का ही प्रयोग होता है। प्राथमिक तथ्य भी प्रयोग किए जाते हैं और द्वितीय तथ्य भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक तथ्य। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है किसी भी सामाजिक घटना के बारे में नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। और नवीन ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हमको नवीन जानकारियां प्राप्त होंगी। जब नवीन जानकारी नहीं होगी तो नवीन ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। तो नवीन जानकारियां, नवीन ज्ञान प्राथमिक तथ्यों से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक तथ्यों का सामाजिक अनुसंधान में विशेष महत्व होता है। तथ्यों का दूसरा प्रकार है द्वितीयक तथ्य। तथ्य आ गया तो ये भी जानकारियां होती हैं। द्वितीय तथ्य भी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, ज्ञान है। ये वो जानकारियां हैं, ये वो सूचनाएं हैं जो पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अनुसंधान के लिए जिनकी खोज की जा चुकी है, जिनको प्राप्त किया चुका है। ये वो जानकारियां हैं, ये वो सूचनाएं हैं जो अखबार में, पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में, शोध पत्रों में पहले से ही प्रकाशित हैं। तो पहले से ही ये प्रकाशित होती हैं, ये नवीन नहीं होती। इनका पहले से ही संकलन किया चुका है, इनको पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राप्त किया चुका है, इनका पहले से ही कम से कम एक बार प्रयोग किया चुका है, और वर्तमान अनुसंधान में इसका प्रयोग कम से कम दूसरी बार किया रहा है। वर्तमान जो भी हम घटना का अध्ययन कर रहे हैं उसके संदर्भ में इन जानकारियों का प्रयोग कम से कम दूसरी बार किया रहा है। जो एक बार तो पहले हो चुका है। उदाहरण के लिए मैंने कोई जानकारी प्राप्त की, सपोज ये बच्ची है, मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, है ना। तो वो जानकारी कौन सी हुई? प्राथमिक, क्योंकि मैंने प्राप्त की। अब वो चीज़ छप गई, प्रकाशित है। अगर उसी जानकारी का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति करता है अपने अनुसंधान कार्य के लिए, उसके लिए वो जानकारी द्वितीयक तथ्य के रूप में होगी। तो सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य दोनों ही का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक तथ्य कहीं प्रकाशित नहीं होते, कहीं इनका उल्लेख नहीं होता। ये पूर्णतः मौलिक होते हैं, पूर्णतः नवीन होते हैं, और इनका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के संदर्भ में, अनुसंधान के लिए विशेष रूप से किया जाता है, इनको प्राप्त किया जाता है। ये कहीं भी पहले से उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इनको प्राप्त कैसे करता है, इन जानकारियों कैसे प्राप्त करता है? अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं के माध्यम से ये जानकारियां प्राप्त करता है। जब वो किसी घटना का अध्ययन करने के लिए निकलता है तो घटना की प्रकृति के आधार पर, अध्ययन क्षेत्र के आकार के आधार पर वो कुछ सूचनादाताओं को चुनता है। ये सूचनादाता 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। जितना बड़ा क्षेत्र है, जितनी हमारी सीमाएं हैं, हम उतने ही लोगों को इसके लिए चुन सकते हैं। और अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलकर के या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़कर के उन लोगों के माध्यम से घटना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। ये तथ्य होते हैं। द्वितीय तथ्य मौलिक नहीं होते, पूरी तरह नवीन नहीं होते, अप्रकाशित नहीं होते, पूरी तरह अप्रयुक्त नहीं होते। अर्थात ये घटना के बारे में वो जानकारियां हैं जो पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अनुसंधान के लिए संकलित की है, जो प्रकाशित हैं,
जिनका पहले से कम एक बार प्रयोग हो चुका है, कम से कम एक बार इसलिए मैंने बोला कि सपोज उसी जानकारी को मैं प्रयोग कर रहा हूं तो दूसरी बार होगी, एक बार ये पहले से ही प्रयोग किया चुकी हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी इन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से है, और हम समाज में रहते हैं, हम जानते हैं कि समाज में प्रत्येक पल अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, कुछ घटनाएं समाज के लिए समस्या मूलक होती हैं, समस्या के रूप में होती हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार की घटनाओं को समझना समाजशास्त्रियों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि घटनाओं को अगर हम समझ जाते हैं तो उसके बाद में समाज को एक दिशा मिलती है। समाज कैसे बढ़ना है, समाज का कल्याण कैसे होना है, समाज का विकास कैसे होना है, समाज में सुख शांति समृद्धि कैसे होनी है। तो ये सब तभी संभव है जब हम घटित होने वाली सभी सामाजिक घटनाओं को बारीकी से समझें, उसकी गहराई में जाएं, और घटनाओं के कार्यों और कारणों के संबंधों की विवेचना करें। अर्थात घटना के कारणों को ज्ञात करें कि एक घटना किन किन कारणों से घटित हुई है, और एक घटना जो घटित हुई है वो क्या क्या परिणाम लोगों के लिए लेकर के आ रही है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि तथ्य के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हुई होगी, आप समझे होंगे इस बात को। और तथ्यों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तथ्यों के अर्थ को समझे बिना हम सामाजिक अनुसंधान से ना जुड़ सकते हैं और ना सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को ठीक से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्यान आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और उपयोगी भी है।